वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की पढ़ाई मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे आज मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि रेगुलरिटी बनाए रखें। जितनी रेगुलरिटी आप ऑनलाइन क्लास में मेंटेन कर लेते हो उतनी ही आपकी संभावना रहती है कि आप बहुत अच्छा सीखोगे। आप सभी लोगों को पता है कि हम जिस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है विलियन, या जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस जगह से बनते हैं और हमारे पढ़ने की प्लानिंग कैसी होगी। जो बच्चे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को हम उम्मीद करें कि ये सफल होगी, उसके लिए ज़रूरी होती है हमारी प्लानिंग। सपोज़ दैट एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक इंजीनियर है जिसको अपना एक सपोज़ दैट कोई घर बनाना है। तो आपने देखा होगा कि पहले व्यक्ति दिमाग से सोचता है कि उस घर को हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद वो उस घर का नक्शा पेज पर ड्रॉ करता है, और जब उसके नक्शा जो पेज पर उसने ड्रॉ किया है उसमें कुछ गलती होती हैं तो सुधारता है, नए पेज पर बनाता है, एंड फाइनली नक्शा बन जाने के बाद तब जाकर के वो धरातल पर काम को स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सीधा धरातल पे काम को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें फिर मिटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए घर को बनाने के लिए जिस तरह से दिमाग में पहले प्लानिंग की ज़रूरत है, कॉपी पेज पर नक्शे की ज़रूरत है, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर वर्क करना स्टार्ट है, ठीक वैसा ही चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की प्लानिंग पता होनी चाहिए कि हम चैप्टर को क्या और कैसे पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो वो सबसे पहले इस चैप्टर की प्लानिंग को समझ लें, तो उनको पता चलेगा कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। खैर, हम इस वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत के कुछ एक टॉपिक की। चैप्टर का नाम है विलियन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे विलियन होते क्या हैं। देखो, आप सभी को पता है कि अगर हम दो चीज़ों को मिलाएं, उदाहरण के लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, शक्कर और पानी मिला दीजिए, विलियन बन जाएगा। ठीक है, शक्कर ले लीजिए, नमक ले लीजिए, एथिल अल्कोहल और जल को मिलाइए, विलियन बन जाएगा। क्लियर है ना। सपोज दैट मतलब ऐसा समझ लीजिए दो पदार्थ हैं, वो दो पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। बस दो पदार्थों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद समांगी विलयन बनाना है। समांगी विलयन बनाना है तो दो पदार्थों को मिश्रित करने पर यदि समांगी मिश्रण बनता है तो उसको हम विलयन की कैटेगरी में रखते हैं। समांगी का मतलब है कि ढूंढ ना पाएँ। जैसे शक्कर को हमने पानी में डाल दिया तो घुल गया, घुलने के बाद अगर हम उसको देखें तो हम शक्कर के कणों को ढूंढ नहीं सकते हैं, ना तो नेकेड आइज से, ना माइक्रोस्कोप से, ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। तो इसका मतलब कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो आई थिंक सबसे पहले विलयन क्या होते हैं ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। विलयन क्या होते हैं, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने दो चीज़ों को मिलाया, मतलब हमारे विलयन के दो घटक हैं, तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। हमने तीन चीज़ों को मिलाया, हमने नमक, पानी और शक्कर, तीन चीज़ों को मिला दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन और ट्राइनरी सॉल्यूशन, इस तरह की हम बात सुनते हैं। तो जब दो पदार्थों का समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और यदि विलयन में तीन घटक मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन, या जिसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। जनरली हम द्विअंगी विलयन के बारे में फिलहाल इस चैप्टर में बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें दो शब्द और हैं, एक का नाम है विलायक, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और दूसरा शब्द है विलेय, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट।
क्या होते हैं, ये हमारे पास ढेर सारा जल है, उसमें हमने थोड़ी सी चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलेय। ठीक है, जो शक्कर है जो कम मात्रा में है वह क्या है, विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में है वह है विलायक। तो विलायक हमारा क्या हो गया, जल। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जब विलयन में दो घटक मौजूद होते हैं तो उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं, जब तीन घटक मौजूद होते हैं तो उसको त्रिअंगी विलयन कहते हैं। चैप्टर में हम द्विअंगी विलयन को स्पेशली पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने बात करी विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ कम मात्रा में विलयन में मौजूद हो उसको हम बोलते हैं विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं और विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विलयनों के प्रकार की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार। देखो, विलयनों को हम तीन तरह से बांटते हैं। सबसे पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, देखो हमारे पास ढेर सारा जल है, हमने उसमें शक्कर को डाल दिया, घोल दिया, विलयन बन गया। अब सिचुएशंस आप देखो, अगर हम शक्कर थोड़ी सी डालें, पानी ढेर सारा है, हमारे पास 100 लीटर पानी है और शक्कर हमने डाल दी 15 ग्राम, तो पानी बहुत सारा है, शक्कर बहुत कम है, इसको बोलते हैं तनु विलयन। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं तनु विलयन, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे, जब विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है तो क्या बनता है, तनु विलयन बनता है। समझ में आया ना। अगर विलेय बहुत ज़्यादा कम है तो उसको अति तनु कहते हैं, वो खैर तनु में ही आप समझ लीजिए। जब विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। तो आप बोलते हो विलेय की मात्रा, नो डाउट विलेय से तो कम है, विलायक से तो कम है, मगर विलेय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब हमारे पास 100 लीटर पानी है और उसमें हमने 15 किलो शक्कर डाल दी, तो शक्कर तो ज़्यादा है, ठीक है, तनु विलयन की तुलना में तो ज़्यादा है। तो जब विलेय की मात्रा विलायक से तो कम होती है, किंतु विलेय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में ज़्यादा होती है, तो जो विलयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर हुआ। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन आपको समझ में आ गया, ये ध्यान से समझिएगा। तनु विलयन में आगे DIL लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेटेड के आगे CONC लिखा होता है, कॉन्क पढ़ते हैं, कॉन्क नहीं पढ़ना चाहिए, इसको हमें बोलना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे देखो आपने लैब में देखा होगा HCl की बोतल रखी होती है, उस बोतल पर कभी कभी लिखा होता है DIL और कभी कभी लिखा है कॉन्क। तो इसका मतलब जिस पर लिखा है DIL वो है तनु HCl का विलयन, और जिस पर लिखा है CONC वो है सांद्र HCl का विलयन। इसी तरह से H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी बोतल लैब में रखी देखी होगी आपने, एक पर लिखा होता है DIL मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, और एक पर लिखा होगा CONC, इसका मतलब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। इसी तरह से आपने HNO3 की भी दो बोतल देखी होंगी, एक पर लिखा होता है DIL मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल, और एक पर लिखा होगा CONC जिसको हम बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ध्यान से समझिएगा, ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है, बाद में आप ये मत पूछिएगा कि इसका क्या मतलब होता है। आपको बता दिया, जब विलेय बहुत कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो
तो जो विलयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और अगर विलेय की मात्रा डाइल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो जो विलयन बनेगा वो गाढ़ा विलयन होगा, उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये 2 पार्ट्स में तो बांट दिया। अब 3 पार्ट्स में और इसका वर्गीकरण किया जाता है, 3 पार्ट और हैं। अब वो 3 पार्ट क्या होते हैं, आप इसको उदाहरण समझ लो तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट आप हो, आपकी कैपेसिटी है कि आप जो है वो 6 रोटी खाते हो, कैपेसिटी है 6 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते हो। आपको एक रिश्तेदारी में भेजा गया और आपको केवल 2 रोटी खाने के लिए मिली, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, अरे यार 2 ही रोटी मिली, हम तो असंतृप्त रह गए। असंतृप्त का मतलब है चाहते तो हम 6 रोटी खाना थे, 6 अगर हमें मिल जाती तो हम संतृप्त हो जाते, मगर हमको तो 2 मिली। तो उस सिचुएशन में आप क्या हुए, असंतृप्त हो गए। अभी आपकी और इच्छा है, 4 रोटी आप और खा सकते हो, मगर मिल ही नहीं रही है। बेकार रिश्तेदार थे आपके, आपको 2 ही रोटी देकर के भगा दिया। आप घर पर आकर के उनकी बहुत बुराई कर रहे थे अपने पेरेंट्स से कि बहुत बेकार रिश्तेदार थे, हमें तो 2 ही रोटी खाने के लिए दी, हम तो असंतृप्त रह गए। तो असंतृप्त का मतलब है जितनी मात्रा घोलनी चाहिए थी उससे यदि कम मात्रा को हम घोलेंगे तो हम उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्लियर है? आपके पेरेंट्स को भी बुरा लगा, उन्होंने भी सोच लिया कि अब लड़के को दूसरी रिश्तेदारी में भेजेंगे। आप दूसरी रिश्तेदारी में गए और वहाँ पर उन्होंने ठीक 6 रोटी आपको खिलाई। आप चाहते भी थे 6 रोटी खाना, आपको 6 रोटी मिल भी गई, तो आपको अच्छा लगा कि यार हम जितना खाना चाहते थे हमें उतना मिल गया, और आप संतृप्त हो गए। मतलब जितना कोई विलेय पदार्थ घुल सकता है किसी विलायक में, हमने उतना घोल दिया, तो जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अब सपोज दैट आप अपनी बहुत खतरनाक वाली रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ पर आपको 6 रोटी खानी थी, आपको 2 रोटी दी गई, फिर 2 रोटी दी गई, फिर 2 रोटी दी गई। आपने कह दिया 6 रोटी खा ली, आपका पेट भर गया। फिर पता चला 2 लोग और आ गए, बोला कि अभी तो आपने खाना शुरू किया है, लो 2 रोटी और खाइए, फिर रसगुल्ला भी खाइए, फिर रसमलाई भी खाइए। तो ऐसी स्थिति में आपकी कैपेसिटी थी 6 रोटी खाने की, आपने व्यवहार में 6 के साथ 2 रोटी और झेल गए, रसगुल्ला रसमलाई भी खा गए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो गया, आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। आप क्या कहने लगे, यार संतृप्त तो हम हो गए थे 6 ही रोटी में, उसके बाद हमने एडिशनल खा लिया तो हम क्या हो गए, अति संतृप्त हो गए। तो 3 तरह की चीज़ें सुनने में आ रही होंगी। एक है असंतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप इसे, असंतृप्त विलयन, या जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप समझो हमारे पास ये विलायक है, ये क्या है, विलायक। इस विलायक की हमने कितनी मात्रा ली है, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय को हम घोल रहे हैं, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय को घोल रहे हैं, और मान लो W ग्राम घोलने पर, W ग्राम मैक्सिमम घोल सकता है, मतलब W ग्राम घोलने पर कौन सा विलयन बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। मतलब कहने का मतलब इस विलायक की विलेयता कितनी है, विलेयता कितनी है, तो आप बोलोगे W ग्राम। अब कोई पूछ ले ये विलेयता W ग्राम क्या है, W ग्राम क्या चीज़ होती है, सॉरी विलेयता जो है वो कितनी है, आपने कह दिया W ग्राम पर 100 ml। किसी विलायक की विलेयता कितनी है, W ग्राम पर 100 ml। इसका मतलब इस विलायक के 100 मिलीलीटर में यदि हम किसी विलेय को घोलें तो वो विलेय घुलेगा। हमने और विलेय घोला, वो फिर घुल गया, हमने और विलेय घोला, वो फिर घुल गया, और हमने तब तक घोलते गए जब तक कि वो घुल सकता था। मतलब हम उसको तब तक खिलाते रहे जब तक तो वो खा सकता था। तो जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। जो व्यक्ति 6 रोटी खा सकता था, हमने उसको 6 रोटी खिला दी तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ हुई कि विलेय की वह मात्रा
जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम उस विलेय की विलेयता बोलते हैं कि इसकी विलेयता कितनी है, W ग्राम। अगर W ग्राम घुल सकता है, W ग्राम घोल दिया तो जो विलेन बनेगा वो संतृप्त होगा। W ग्राम से अगर कम होगा तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त। और W से अगर किसी सिचुएशन में ज़्यादा घुल गया, आप बोलोगे किसी सिचुएशन में क्या, 6 की भूख थी 6 खा लिया, मगर नई रिश्तेदारी में आप 6 से ज़्यादा भी खा लेते हो। उसी तरह से किसी सिचुएशन में यदि किसी विलायक में W ग्राम से ज़्यादा मात्रा घुल गई, अब वो कंडीशन कौन सी है वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो जो विलयन हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विलेय की मात्रा के आधार पर हम टोटल 5 भागों में बांट सकते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ये हमारा पहला वर्गीकरण था, पहला प्रकार था कि विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयनों को कितने भागों में बांटते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, मतलब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बांटेंगे उसको देखिए। बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका हमने क्या सीखना है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पार्ट है ये। बी पार्ट में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान से समझना, हमें केवल भौतिक अवस्था किसकी बदलनी है, विलायक की बदलनी है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो हमें 3 तरह के विलयन मिलते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। अब इसको ध्यान से समझना, गैसीय विलयन में जो हमारा विलायक होता है वह क्या होता है, गैस, और जो हमारा विलेय होता है वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन। मतलब हम भाषा क्या लिखेंगे, ऐसे विलयन जिसमें विलायक तो गैस होती है किंतु विलेय सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार के बने हुए विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। बेहतर होगा आप इसके एग्जाम्पल सीखो। थोड़ी देर के लिए सोचो, हमने गैस में सॉलिड मिलाया, गैस में क्या मिलाया, सॉलिड मिलाया। आपको वो गैस में सॉलिड मिलाया, इसको कैसे समझें, आपने सीखा था ऊर्ध्वापातन क्या होता है। आपने पता था कि जब हम किसी ठोस को गर्म करें और वो सीधा गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। हमने वही किया, हमने कपूर लिया और कपूर को गर्म कर दिया तो वो कपूर गैस बन के कहाँ मिक्स हो गया, गैस में मिक्स हो गया। तो बताओ मिक्स कौन हुआ, कपूर, जो खुद क्या था, सॉलिड था। तो कपूर का वायु में मिश्रित होने के बाद जो विलयन बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड गैस से बना हुआ गैसीय विलयन। क्लियर है। दूसरा लिक्विड गैस। अब बताओ लिक्विड गैस मतलब ढेर सारी हमारे पास गैस थी, उसमें देखो आपने देखा होगा तालाब वगैरह में पानी होता है, नदियों में पानी होता है, समंदर में पानी होता है। तो वो पानी क्या होता है, गर्म होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर भाप में बदलता है। तो वो भाप क्या है, बेसिकली उस जल, उस लिक्विड को वेपर में बदल दिया ना गर्मी की वजह से, और वही वेपर पानी में, वायु में मिक्सअप होती है तो जो विलयन बनता है, मतलब जल वाष्प का वायु के साथ जो विलयन बनता है वह विलयन भी क्या कहलाता है, गैसीय विलयन। इसमें विलायक क्या है, गैस है, और विलेय क्या है, लिक्विड है, जल है। अब गैस का मिक्सचर तो आप जानते ही हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये समांगी मिश्रण है और ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, गैसीय विलयन की कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन भी बहुत सिंपल है, इसको देखिएगा। इसमें जो विलायक है, ध्यान रखना है, इसमें जो विलायक है वो फिक्स है कि वो क्या है, द्रव, मगर जो विलेय है वो
लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इस तरह से जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव विलयन। अब खुद से सोचो, द्रव में द्रव बहुत आराम से आप इसको मिक्सअप कर सकते हो। जैसे एथिल अल्कोहल, हमारे पास मान लो विलायक था, उसमें हमने थोड़ा सा जल मिलाया तो एथिल अल्कोहल और जल पूरी तरह मिक्सअप हो गया, समांगी विलयन बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव विलयन। द्रव में आप सॉलिड शक्कर और पानी को घोलो तो ये द्रव विलयन। गैस मतलब CO2 गैस आप जल में घोलो, आपने देखा होगा पेप्सी वगैरह की बोतल आप खोलते हो तो CO2 गैस झाग के साथ बाहर निकलती है, तो मतलब CO2 गैस उस जल में घुली हुई है, तो इस तरह के विलयन को हम क्या बोलते हैं? द्रव विलयन। और उसके बाद है ठोस विलयन। ठोस विलयन में हमारा जो विलायक होता है वह ठोस होता है और जो हमारा विलेय है वह क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो सकते हैं। आप कहोगे ठोस और ठोस को हम कैसे मिलाएंगे? तो आप देखो, आपने नाम सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड। तो 24 कैरेट का गोल्ड मतलब वो अल्ट्रा प्योर है, पूरा का पूरा शुद्ध गोल्ड है। मगर आपने सुना होगा 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 21 कैरेट गोल्ड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, उस गोल्ड में हम कॉपर अगर मिला दें तो हमें मिलेगी एक मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं कि अब हमारा गोल्ड थोड़ा इम्प्योर हो गया, उसमें कॉपर को हमने रिप्लेस कर दिया, कॉपर को हमने मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब जो मिश्र धातुएं हैं वो दो धातुओं का समांगी मिश्रण है। तो जो मिश्र धातुएं हैं वो सॉलिड सॉलिड का मिश्रण है और वो ठोस विलयन कहलाती हैं। इसी तरह से सॉलिड में हम लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड में हम गैस भी मिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से बने हुए विलयन को हम क्या बोलते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये होते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। 3 तरह से हमने इसको बांट दिया। अब एक थर्ड टाइप का वर्गीकरण होता है, उसको और देखिए। तीसरा वर्गीकरण होता है विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान से समझिएगा, जो हमारा थर्ड टाइप का वर्गीकरण है वो क्या है? विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, विलेय और विलायक। अब देखो, ये हमारे पास है विलेय और दूसरा हमने लिया विलायक। देखो, मान लो विलेय सॉलिड है, विलायक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड 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 मतलब कोई एक केस लीजिएगा, ये बनेगा पहले प्रकार का विलयन, ये बनेगा दूसरे प्रकार का विलयन, ये बनेगा तीसरे प्रकार का विलयन। फिर देखिए, अगर इसको हमने लिक्विड लिया तो इसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ले सकते हैं। तो ये बनेगा चौथे प्रकार का, पांचवें प्रकार का, छठवें प्रकार का। और अगर हमने इसको गैस लिया तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुल 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। सही से बना लीजिएगा आप। पहले क्या लिखिएगा? इस तरह से सारणी बना लीजिएगा आप। पहले लिखिएगा विलयन, उसके बाद लिखिएगा विलेय, फिर लिखिएगा विलायक, या ऐसा लिख दीजिएगा विलेय की भौतिक अवस्था, विलेय की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, और यहाँ पर विलयन का नाम, विलयन का नाम लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा उदाहरण। ठीक है, विलयन में पहला ये हमने सॉलिड लिया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। ठोस विलयन में 3 हो जाएंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस। उसके बाद हो जाएगा द्रव विलयन। द्रव विलयन में कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, 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 गैस। उसके बाद हो जाएगा
गैसीय विलयन, और गैसीय विलयन में क्या हो जाएगा, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। उदाहरण आप खुद से सोच सकते हो, किसी का भी उदाहरण आप खुद से सोच लोगे। अगर हम बोले सॉलिड सॉलिड का उदाहरण बताओ तो आप बोलोगे मिश्र धातु, जैसे कॉपर और गोल्ड को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा, ध्यान रखना बस समांगी विलयन बनाना है, क्योंकि विलयन हम कहते ही कब हैं, जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। तो ऐसे सॉलिड को मिला रहे हैं जो समांगी मिश्रण बना रहा है, तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण बनाती हैं, तो जो मिश्र धातु हैं वो सॉलिड सॉलिड के अंतर्गत आएंगी। सॉलिड लिक्विड, खुद सोचिए, सॉलिड लिक्विड बताओ, शक्कर और पानी, ठीक है, तो शक्कर पानी का जो विलयन है वो सॉलिड लिक्विड का उदाहरण है। सॉलिड गैस, आप बताओ सॉलिड और गैस को, सॉलिड गैस में आपको अभी भी बताया ना, कपूर को अगर हम गर्म करेंगे तो वो गैस के रूप में मिक्सअप हो जाएगा, तो कपूर का वायु में मिश्रण, नौसादर का वायु में मिश्रण, ये क्या कहलाता है, ठोस विलयन के उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे सारे उदाहरण आप साइड से लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में विलय की मात्रा के आधार पर तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन में बांटते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम गैसीय विलयन, द्रव विलयन और द्रव गैस और ठोस विलयन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगर हम दोनों की भौतिक अवस्थाएं बदल दें, विलेय की भी बदल दें और विलायक की भी बदल दें, तो टोटल 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। 9 प्रकार के विलयन मैंने आपको समझा दिए हैं, उदाहरण भी आपको हमने बताया है। थोड़ा सा आप किताब की हेल्प लेकर के इसको बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे विलयनों के प्रकार कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन सी विधियां होती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या होती हैं। ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेसन नंबर 1 में आपको पढ़ना है। तो अब जो मैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो 11th क्लास के वीडियो हैं, जिसको पूरा का पूरा 12th क्लास में पढ़ना है, पूरा का पूरा 12th क्लास में पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है। तो 11th के अब मैं बैक टू बैक आपको 6 वीडियो दूंगा जो किस टॉपिक पर हैं, विलयन की सांद्रता क्या है और उसको व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। उन 6 वीडियो के बाद फिर मैं आपको 3 वीडियो और दूंगा जो उन 6 वीडियो पर आधारित सवाल होंगे। कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो उन 3 वीडियो में आपको बताया गया है। तो क्रम मत तोड़िएगा, वीडियो आपका रोज़ सुबह 8 बजे ही अपलोड होगा। आप टाइम पर इस वीडियो को देख लें और अपने नोट्स मेंटेन करते चलें। किताब पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है, केवल वीडियो के भरोसे मत रहिए। किताब वीडियो सुनने के बाद, नोट्स बनाने के बाद ज़रूर पढ़ा करिए। किताब पढ़ने की हैबिट बनाइए, जितनी आप बुक पढ़ोगे उतना आप आगे जाने वाले हो। खैर मर्जी आपकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।